ये एरोजेल का एक अल्टीमेट टेस्ट है। मैं अपने आप को ही अभी दांव पर लगाने वाला हूँ और ये देखूंगा कि आग फेंकने वाले इस फ्लेम थ्रोअर और एरोजेल की जंग में कौन जीतेगा। अगर आप एरोजेल के इंसुलेटिंग गुण को देखना चाहते हैं तो आपको उसे इस परीक्षण से निकालना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंसुलेटिंग है या फिर इंसुलेटिंग नहीं है, बताइए क्या है ये? ये है पायरोजेल XT। ये एस्पेन एरोजेल से बना है, इसीलिए ये 1 सेंटीमीटर मोटा है। ये उस नीले मटेरियल जैसा नहीं लगता क्योंकि ये असल में ऐसे फाइबर ग्लास से ढका है जिसमें एरोजेल भरा गया है। नीले मटेरियल से इनका मतलब है ये सिर का एरोजेल, ये उसी मटेरियल से बना है जिससे कांच या रेत बनती है। लेकिन यदि आप इसे नैनो स्केल तक जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी संरचना एक स्पंज जैसी है जिसमें कुछ नैनोमीटर में ही सूक्ष्म छेद फैले हुए हैं। अब एरोजेल 99.8% तक हवा से भरा हो सकता है। ये फिर भी हवा से बेहतर थर्मल इंसुलेटर है क्योंकि वे छिद्र इतने छोटे होते हैं कि गर्म हवा का उनमें से निकलना मुश्किल होता है। साथ ही ये नैनो स्केल संरचना भी गर्मी की अच्छी कंडक्टर नहीं होती है। लेकिन एरोजेल इस रूप में बहुत ही नाजुक है, इसलिए ये अधिकतर उपयोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि एरोजेल के नन्हे कणों को ब्लैंकेट्स जैसे किसी कंपोजिट मटेरियल में एम्बेड कर दीजिए। लेकिन इसमें एक अतिरिक्त हिस्सा आयरन ऑक्साइड का भी है जो असल में जंग है। इससे इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं निकल पाती है, इसीलिए ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को अच्छे से रोक लेता है। और इस इंसुलेटिंग ब्लैंकेट की दूसरी तरफ मौजूद है हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जिनका नाम है बैन। हेलो। जब मैंने ट्वीट करके पूछा था कि क्या इस एरिया में किसी के पास फ्लेम थ्रोअर मौजूद है तो इन्होंने जवाब दिया था इनके पास है फ्लेम थ्रोअर जो कि यहाँ पर ये लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। क्या तुमने कभी इसे चलाया? मैंने नहीं चलाया, ये पहली बार होगा। ठीक है, तो हम फिर ऐसा करेंगे कि हम लोग इस ब्लैंकेट के दूसरे वाले हिस्से का तापमान टेस्ट करेंगे जब हम फ्लेम थ्रोअर को इसके ऊपर चलाएंगे। समझ गए ना? ऑलराइट, ये अच्छा है। तैयार हो ना? तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर हम अब शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे पास है फ्लेयर थर्मल कैमरा। ये T1020 है जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड कर सकता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई चीज एरोजेल नहीं है तो ये फ्लेम थ्रोअर उसके साथ क्या कर सकता है। और इसकी शुरुआत करते हैं हम इस सुपर साइज की हर्शीज किस के साथ। तो चलिए शुरू करो बैन। कुछ ही सेकंड्स में चॉकलेट का तापमान बढ़कर सैकड़ों डिग्री सेल्सियस हो चुका है। लगभग 30 सेकंड्स के अंदर ही ये पूरी तरह से ढहना शुरू हो चुकी है। फ्लेम थ्रोअर के बंद करने के बाद भी चॉकलेट के कुछ हिस्सों का तापमान 600 डिग्री के ऊपर है। मुझे लगता है लोग इसको पसंद करते हैं इंटरनेट पर। मतलब कि अनोखी वस्तुओं पर गर्म चीजें लगाना सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है कि हम एरोजेल को अच्छे से टेस्ट करके देखें। तो ये पूरा बोर खोलकर आग की लपट इस ब्लैंकेट के साइड पर फेंकेगा। दूसरी तरफ सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर रहेगा मेरा हाथ, ब्लैंकेट के बिल्कुल दूसरी तरफ। ठीक है? ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो शुरू करते हैं। क्या गर्म लग रहा है? ये यहाँ पर टकरा तो रहा है पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। क्या थोड़ा और बढ़ा? बस थोड़ा सा गर्म है। और चौंकाने वाली बात यह है कि मुझे बस थोड़ा सा ही गर्म लग रहा है। ये वाकई अद्भुत है। प्रोपेन लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पर जल जाता है। इस पॉइंट पर मैं कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूँ। ये लाजवाब है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है मुझे। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। अब कैसा लग रहा है? ये सच में लाजवाब है। इस पॉइंट पर ब्लैंकेट की वजह से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, जबकि ये बस 1 सेंटीमीटर दूर है। पीछे से कैसा लग रहा है? थर्मल कैमरे पे अब हॉटस्पॉट आने लगे हैं। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। मैं तुम्हें टेम्परेचर बताता रहूंगा। हाँ, लग तो रहा है, बस थोड़ा सा ही गर्म है। वैसे उस साइड कितना गर्म है? 50-60 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ा? इधर तो 660 से भी ज्यादा है।
तो ये फ्लेम थ्रोअर इस तरफ लगभग 660 डिग्री तापमान पैदा कर रहा था, जबकि उस तरफ का तापमान सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस ही था। हम कैमरा के हाईएस्ट रेंज तक जा चुके हैं और ये लिमिट है 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यहाँ हम एक तपते हुए स्पॉट्स के अलावा ज्यादा कुछ नहीं देख पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। फ्लेम्स तुमको ऊपर निकलती हुई नजर आ रही है ना? ये सच में कमाल का है। लेकिन ये ब्लैंकेट अभी भी गर्म नहीं हुआ है। इसे थर्मल से देखो कितना गर्म हुआ है। थर्मल पर मुझे 50 डिग्री दिख रहा है। दूसरी साइड एक बार तो 900 तक चला गया था। 900 डिग्री सेल्सियस तक गया था। हाँ, ये वास्तव में अभी भी 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। क्या बात है, अभी भी? हाँ, बिल्कुल वहीं पर। और मैं अभी भी इसे छू सकता हूँ? हाँ। इसे छूने के बाद मेरे हाथों के निशान दिख रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। वाह। आप सोच रहे होंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म किसी भी चीज को छूना संभव कैसे है बिना हाथ जलाए। तो इसके लिए हमें एक और डेमोन्स्ट्रेशन देखना पड़ेगा। ये एक हॉट प्लेट है जिसको लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया गया है और इसके ऊपर एक धातु की प्लेट है जिसका ज्यादातर हिस्सा 1 मिलीमीटर की एरोजेल कोटिंग से कवर किया गया है, जिसे एरोलोन कहते हैं। लेकिन इसके एक कोने में एक छोटे से स्क्वायर को खुला छोड़ दिया गया है। ये लगभग 126 से 127 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, मतलब कि ये उबलते पानी से ज्यादा गर्म है। कि आप इसमें हाथ डालना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कोई भी डालना चाहेगा, पर इस कोटिंग पर हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? चलो देखते हैं। कैसा लग रहा है? 130 डिग्री जैसा तो बिल्कुल नहीं है। गर्म तो महसूस हो रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा, पर 130 डिग्री वाली गर्मी नहीं लग रही है। ये कमाल की है सच में। इसको साबित करने के लिए उस छोटे बीकर में थोड़ा पानी है। मैं इसे हटा लेता हूँ। मेरा हैंडप्रिंट बना क्या? ओह हाँ, तुम्हारा फिगर, तुम्हारे पूरे हाथ का थर्मल प्रिंट वहां पर बन गया है। मतलब मैं सतह को ठंडा कर रहा था। हाँ, वाकई तुम इसे ठंडा कर रहे थे। यहाँ पर कोटेड नहीं है ना? मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा गर्म भी है। ये लगभग 180 डिग्री सेल्सियस है। तो ये वो हिस्सा है जो मुझे नहीं छूना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाथ नहीं लगाना क्योंकि इस पर एरोजेल नहीं है। ये कोट बहुत ही पतली है, लगभग 1 मिलीमीटर की होगी। लेकिन 1 मिलीमीटर एरोजेल भी आपको बचाने के लिए काफी है, वरना आप इसे बिल्कुल नहीं छू सकते थे। बिना इसके अगर आप इसे छूते तो पक्के तौर पर ये आपको जला देता। और ये सच में कमाल का है। इसलिए वहां पानी का एक छोटा बीकर रखा हुआ है ड्रॉपर के साथ। हाँ, ये रहा। अब कुछ पानी लीजिए और अपने पॉइंट को साबित करने के लिए उस धातु के स्क्वायर पर डालिए। मैं डाल देता हूं और मैंने कुछ बूंदें मेटल के उस हिस्से पर डाल दी हैं। ये देखिए। हाँ, उबलने लगा। अब हम देख सकते हैं कि और जो बूंदें उछलकर एरोलोन कोटिंग पर चली गई थी वो ठंडी होने लगी। वो नहीं उबल रही है। अब इधर देख लेते हैं। ये पानी नहीं उबल रहा है। अपनी उंगली उस धातु वाले स्क्वायर के पास रखे देखो। पता नहीं कैसा होगा। ये तो गर्म है, पानी में हीट ट्रांसफर हो चुकी है। ये चट रहा है। अब अपनी उंगली एरोलोन पर रखो बिना पानी के। इधर? हाँ, कुछ नहीं हुआ ना? हाँ, मेरा मतलब है कोई तकलीफ नहीं हुई। देखिए, गर्म तो है पर ऐसा नहीं कि आप उबलते हुए पानी में हाथ डाल रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कमाल की बात है क्योंकि ये उबलते पानी से ज्यादा गर्म है, लेकिन ये ऊर्जा को इतनी जल्दी आपके हाथ में कंडक्ट नहीं कर रहा है। ये बहुत ही अजीब बात है। जिन एप्लीकेशन में काम आता है उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। तो ये ऐसी चीज है जो आमतौर पर आपका हाथ फौरन जला देगी। ये इतना गर्म है कि पानी को उबाल सकता है। आप 4 मिनट भी अपना हाथ यहाँ रखेंगे तो बिल्कुल नहीं जलेगा। ठीक है, अभी तक इस वीडियो में मैंने एरोजेल को गर्म उपयोगों में जांचने पर ध्यान दिया था, लेकिन ये तापमान की रेंज के एक छोर यानी कि अति ठंडे क्रायोजेनिक तापमान के लिए भी उतना ही उपयोगी है। और ये गुण तरल प्राकृतिक गैस के कारखानों जैसे उपयोगों में बहुत काम आता है, या फिर उस समय जब नासा तरल हीलियम यूज करता है और गर्मी को दूर रखने के लिए बहुत अच्छे इंसुलेटर की जरूरत होती है। मेरा मतलब वो ठंडे पाइप होते हैं, यदि उन्हें ठीक से इंसुलेट ना किया जाए तो उन पर भारी बर्फ जम सकती है। ये न केवल अक्षम है बल्कि बहुत ही खतरनाक भी है, और ये आजकल के एरोजेल के सबसे बड़े उपयोगों में से एक है। यदि आप क्रायोजेल का एक टुकड़ा लेते हैं और इसे तरल नाइट्रोजन में डुबोते हैं तो बाहर निकलते समय ये लचीला रहता है। ये एक तरह से जरूरी भी है ऐसे मटेरियल के लिए जिसे बर्फीले तापमान में काम करना होता है। ये एक कार्बन एरोजेल है जिसे तरल नाइट्रोजन में डुबो दिया गया है।
और जैसे जैसे ये तरल नाइट्रोजन फिर से गैस में परिवर्तित होने लगता है, ये एक एयर कॉफी पक की तरह काम करने लगता है। बस फर्क इतना है कि हवा टेबल से आने की बजाय पक में से ही निकलती रहती है। आजकल आप ऐसे स्की जैकेट्स भी खरीद सकते हैं जिनकी जेबों में एरोजेल की परत होती है। ये सामान्य जैकेट्स के जेबों से कई अधिक गर्म होते हैं और इन्हें विशेष तौर पर आपके सेल फोन के लिए बनाया गया होता है ताकि बर्फीले मौसम में ये आपके फोन को खराब न कर दें। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी की शुरुआत एक आविष्कार के रूप में हुई थी जिसका कोई उपयोग नहीं था, लेकिन ये एक शानदार इंसुलेशन की तरह उभरा जिसका उपयोग एक शक्तिशाली अग्निरोधक मटेरियल के रूप में किया जाने लगा है। समुद्र के अंदर से जा रही तेल की पाइपलाइंस को इस मटेरियल से इंसुलेट क्यों करते हैं? ये वाकई बड़ा दिलचस्प सवाल है। तो इसे हम एरोजेल का सबसे शानदार इस्तेमाल कह सकते हैं। गहरे समुद्र में तेल के कुओं से जो तेल निकलता है वो बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है, इसलिए यदि आप एक साधारण पाइप में से उस तेल को बहाएंगे तो वो चिपक जाएगा। इसीलिए उस पाइप के ऊपर एक और पाइप चढ़ा दिया जाता है। उसके बीच की गैप में इंसुलेशन भर दिया जाता है। इसे पाइप के अंदर पाइप विन्यास कहते हैं। इसीलिए वे लोग तेल को गर्म करते हैं ताकि वो बहता रहे, लेकिन उसको इंसुलेट करने की जरूरत होती है, वरना महासागर के ठंडे पानी में वो अपनी सारी गर्मी खो देगा। तो यदि आपको ऐसे पाइप एक जहाज की मदद से समुद्र में बिछाना हो तो आपको लेने होते हैं पाइप के इतने लंबे हिस्से को। इसे जहाज से ले जाकर किनारे से नीचे समुद्र में लटका दिया जाता है। धीरे धीरे ये इतने लंबे और भारी हो जाते हैं कि जहाज डूबने लगता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे जहाज मौजूद हैं जो इतने विशाल हैं कि इतने मोटे पाइप को समुद्र में बिछा सके। ऐसे में एस्पेन एरोजेल सामने आया और उसने कहा कि हमारे पास ये नई तरह का अद्भुत इंसुलेशन है जो पॉलीयूरेथीन से 3 गुना बेहतर है। तो मैं इतना पॉलीयूरेथीन लेकर उसे सिकोड़ कर इतने एरोजेल इंसुलेशन जितना कर सकता हूँ। तो इससे ये हुआ कि बाहर वाले पाइप के व्यास को और पूरे कॉन्फ़िगरेशन को ही काफी हद तक छोटा करने में हम सक्षम हो गए। और इस पतले पाइप की वजह से पूरी व्यवस्था का वजन कम हुआ तो अचानक पूरी दुनिया में 250 ऐसे जहाज तैयार हो गए जो इस काम को उतनी ही कुशलता के साथ अंजाम दे सकते हैं। पाइपलाइन के अंदर का बहाव भी तेज ही रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि बरसों से पेंडिंग पड़ा पाइपलाइन बिछाने का काम फटाफट पूरा होने लगा और अरबों डॉलरों की बचत हो गई। आज जब हमने इस वीडियो को फिल्म किया तो मैंने सोच लिया था कि इसका टाइटल फ्लेम थ्रोअर वर्सेस एरोजेल जैसा कुछ रखेंगे, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि ये एक वास्तविक युद्ध है और एरोजेल की जीत का इतना गहरा मतलब होगा। बात सिर्फ इतनी सी भी नहीं है कि ये गर्म नहीं हुआ। फ्लेम थ्रोअर के मैनुअल में साफ साफ लिखा है कि इसके ट्रिगर को 7 सेकंड से ज्यादा नहीं दबाना है, लेकिन मैंने बेन को कहा कि इसको बहुत बार दबाए। बेन ने वही किया और ट्रिगर को 5 से 10 गुना ज्यादा देरी तक दबाए रखा और ऐसा करना सच में बहुत ही ज्यादा था। हमने पूरी कोशिश की और इसे 3 गुना तक चलाया। क्या तुम्हारे पास गैस है? हाँ बिल्कुल। और हमने शूट के दौरान ये नोटिस किया कि फ्लेम थ्रोअर अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। हमने सोचा कि शायद इसका ईंधन खत्म हो गया है, पर बात यह थी कि इसका ट्रिगर दबना ही बंद हो चुका था। और ये जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए मैं बेन से माफी चाहूंगा। सॉरी बेन। एरोजेल और फ्लेम थ्रोअर के बीच इस युद्ध में निश्चित रूप से मैं कहूंगा एरोजेल की जीत हुई।